नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर प्रचार करने में लगा हुआ है। 4 जून को वोटों की गिनती होगी और 4 जून को ही यह पता लगेगा कि देश के शासन की बागडोर जनता ने किसको सौंपी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे और चौथे आम चुनाव की। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा और लोगों को तीसरे और चौथे आम चुनाव की जानकारी मिलेगी। तो देश का तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। 1952 के पहले आम चुनाव में जहां 4 महीने का समय लगा था और 1957 के दूसरे आम चुनाव में जहां 3 महीने का समय लगा था, वहीं 1962 का तीसरा आम चुनाव 1 हफ्ते में ही निपट गया। यह चुनाव 19 फरवरी से 25 फरवरी 1962 के बीच करवाया गया, लेकिन नई सरकार जून तक ही बन पाई। 1962 का तीसरा आम चुनाव लोकसभा की 494 सीटों के लिए हुआ था। इस चुनाव में 21 करोड़ 64 लाख मतदाता थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 11 करोड़ 99 लाख मतदाताओं ने ही अपने वोट का प्रयोग किया था। यानी 55.42% लोगों ने ही अपने वोट का प्रयोग किया था। इसका सीधा सा मतलब है कि तीसरे आम चुनाव में भी 45% लोग वोट डालने नहीं गए थे। लोकसभा की 494 सीटों के लिए कुल 1985 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 856 उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी। मतलब वो इतनी वोटें भी प्राप्त नहीं कर पाए थे कि अपनी जमानत को बचा सके। इस चुनाव पर उस समय 7 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थे। लोकसभा की 494 सीटों में से कांग्रेस ने 488 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, लेकिन वह 361 सीटें ही जीत पाई थी। पिछले 2 चुनावों में यदि उसकी तुलना करें तो 1952 के पहले आम चुनाव में जहां कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी और 1957 के दूसरे आम चुनाव में जहां कांग्रेस ने 371 सीटें जीती थी, वहीं वह 1962 के तीसरे आम चुनाव में केवल 361 सीटें ही जीत पाई थी। इस प्रकार उसकी 10 सीटें कम हो गई थी और उसका वोट शेयर भी घटकर या गिरकर 44.72% रह गया था। यह सही है कि 1962 के चुनाव में कांग्रेस को 361 सीटें मिली थी और उसकी 10 सीटें कम हो गई थी, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि अभी भी लोकसभा की 70% से भी ज्यादा सीटें उसके पास थी। एक हैरानी की बात यह भी है कि जवाहरलाल नेहरू की इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत कभी भी 50% के निशान को नहीं छू पाया। यानी कि 50% जनता ही जवाहरलाल नेहरू के साथ थी। यह नेहरू के 1962 का जो चुनाव था वो नेहरू के जीवन का आखिरी चुनाव था। 1964 में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई और 1967 का तीसरा आम चुनाव कांग्रेस को नेहरू के बिना ही लड़ना पड़ा। 1962 के तीसरे आम चुनाव में इस बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि उसने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह सिर्फ 29 सीटें ही जीत पाई थी। उसे कुल डाले गए वोटों का 9.94% ही मिल पाया था। तीसरे नंबर पर स्वतंत्र पार्टी रही थी, जिसे 17.89% वोटों के साथ 18 सीटें मिली थी। उसने भी 173 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, लेकिन 18 सीटें ही जीत पाई थी। भारतीय जनसंघ चौथे नंबर पर रही थी। उसने 196 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, लेकिन वह सिर्फ 14 सीटें ही जीत पाई थी। उसके 114 उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी। लेकिन इस चुनाव में उसका वोट प्रतिशत 3% से बढ़कर 6.44% हो गया था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में, एक ये भी पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में 12 सीटें गई थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 1962 के चुनाव में कांग्रेस को छोड़कर सिर्फ 4 पार्टियां ही दहाई के आंकड़े को छू पाई थी। इस चुनाव में 479 आजाद उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ा था,
लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही जीत पाए थे। 3 जून को तीसरी लोकसभा का गठन हुआ और उसके 3 महीने बाद ही अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत की बुरी तरह से हार हुई, जिससे नेहरू को गहरा धक्का लगा और वह मृत्यु तक इस सदमे से उभर नहीं पाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 1962 के चुनाव ने 1967 के चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। 1962 के चुनाव की एक खास बात यह भी थी कि इसमें कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रीपद अमृत डांगे, S.A. डांगे इनको कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, J.B. कृपलानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और लखनऊपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे दोनों ही जगह से चुनाव हार गए थे। बलरामपुर में उन्हें कांग्रेस की उम्मीदवार सुभद्रा जोशी ने हराया था और लखनऊ में उन्हें कांग्रेस के B.K. धवन ने हराया था। J.B. कृपलानी को कांग्रेस के दिग्गज नेता V.K. कृष्ण मेनन ने हराया था। 1962 के चुनाव में सबसे रोचक मुकाबला इलाहाबाद की फूलपुर सीट पर हुआ। इलाहाबाद की फूलपुर सीट पर हुआ। इस सीट से जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब की बार उनके प्रतिद्वंदी समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। चुनाव लड़ने से पहले उनके राजनीतिक सहयोगियों ने उन्हें सलाह दी थी कि वह किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ ले, लेकिन राम मनोहर लोहिया टस से मस नहीं हुए। उनका कहना था कि चाहे जो भी हो जाए, वह नेहरू की नीतियों के खिलाफ या नेहरू की नीतियों के विरोध में फूलपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव नतीजे आए तो वही हुआ जो होना था। इस सीट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीत हुई और राम मनोहर लोहिया की हार हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1,18,931 वोट पड़े, जबकि राम मनोहर लोहिया को केवल 54,360 वोट मिले। क्योंकि फूलपुर सीट से देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान जहां नेहरू कारों का काफिला लेकर चलते थे, वहीं लोहिया तांगों से प्रचार करते थे। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने राम मनोहर लोहिया को चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए एक जीप और 25,000 रुपये खर्च करने के लिए भेजे थे, लेकिन लोहिया ने यह सब लेने से इनकार कर दिया था। इस घटना की तब देश विदेश की मीडिया में खूब चर्चा हुई थी। इस चुनाव से पहले ही लोहिया ने कहा था, मैं मानता हूं कि 2 बड़े नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस चुनाव में नेहरू की जीत पक्की है, लेकिन मैं इसे अनिश्चित में बदलना चाहता हूं। फूलपुर सीट के चुनाव हारने के बाद 1963 में लोहिया उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद सीट से उपचुनाव जीतकर दोबारा लोकसभा में पहुंच गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह तीसरा चुनाव था और लगातार तीसरी बार जीतकर उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी। 1962 के तीसरे आम चुनाव की एक खास बात यह भी थी कि अब की बार हर संसदीय सीट से सिर्फ एक ही सांसद को चुना जाना था या एक ही सांसद को चुना गया था, जबकि इससे पहले और दूसरे आम चुनाव में कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2-2 प्रतिनिधियों को चुना गया था, एक सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि और एक SC/ST वर्ग का प्रतिनिधि। लेकिन 1961 में एक कानून बनाकर 2 संसदीय क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया था। तीसरे आम चुनाव में तत्कालीन मद्रास में, जिसे आजकल तमिलनाडु कहते हैं, DMK के रूप में एक नई ताकत का जन्म हुआ था। इस पार्टी ने पहली बार लोकसभा की 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। DMK का उदय इतनी तेजी से हुआ था कि 1967 के चुनाव में इस पार्टी ने पहली बार राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। इसी चुनाव में पहली बार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए मैसूर में बनी अमिट शाही का प्रयोग किया गया था। यह शाही वोट डालने आए मतदाता की उंगली पर लगाई जाती थी ताकि वह दोबारा किसी दूसरे का वोट न डाल सके। आज भी इस शाही का प्रयोग हो रहा है। बात करें 1967 के चौथे आम चुनाव की, तो 1967 का चौथा आम चुनाव भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा ही खास है। यह चुनाव पहली बार कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिना लड़ रही थी
1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की करारी हार के सदमे से पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार रहने लगे थे और इसी सदमे के कारण 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। नेहरू के बाद या नेहरू की मृत्यु के बाद यह प्रश्न पैदा हुआ कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन कांग्रेस ने जल्दी ही इस प्रश्न को हल कर लिया और लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1.5 साल बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी ताशकंद में हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने एक बार फिर यह प्रश्न पैदा हो गया कि देश की बागडोर किसे सौंपी जाए। इस समय प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार थे। एक तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो दूसरी तरफ मोरारजी देसाई थी। जब दोनों में कोई सहमति नहीं बनी तो कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए गुप्त मतदान करवाया गया, लेकिन इसमें ज्यादातर सांसदों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए और इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 1964 से 1967 तक का समय भारी उथल पुथल का समय था। देश के 2 प्रधानमंत्रियों की जल्दी जल्दी मृत्यु हो चुकी थी। 1965 में भारत को पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। उस समय देश कई समस्याओं से जूझ रहा था, जैसे देश के कई भागों में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी हो गई थी और अनाज की कमी के कारण महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। 1965 के भारत पाक युद्ध में पैसे को देश के आर्थिक विकास पर न लगाकर युद्ध पर लगाना पड़ा था। पश्चिम के देशों ने इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया था। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया था। इन सभी परिस्थितियों के कारण देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी और महंगाई बढ़ने के कारण लोगों का गुस्सा भी बढ़ने लगा था। इस गुस्से को प्रकट करने के लिए लोगों ने हड़ताल, बंद आदि का सहारा लेना शुरू कर दिया था। इससे देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी थी, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी थी। 1967 आते आते विरोधी दल भी देश की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए थे। विरोधी दलों ने पिछले 3 आम चुनावों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस को कुल वोटों का केवल 45% ही प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार जीतती जा रही थी और विरोधी दल हारते जा रहे थे। विरोधी दलों के हारने का कारण उनके वोटों का बंटना था। अतः विरोधी दलों ने यह निर्णय लिया कि उन्हें एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला करना चाहिए। विरोधी दलों को एकजुट करने का काम समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने किया। उन्होंने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उनका नारा था कांग्रेस हटाओ। गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में तर्क देते हुए लोहिया ने कहा था, कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों को चाहिए कि वे एक साथ आए ताकि गरीबों के हित में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। अतः 1967 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए गैर कांग्रेसी दल भी एकजुट हो गए थे। इसलिए देश का चौथा आम चुनाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर मोर्चे पर उथल पुथल की पृष्ठभूमि में लड़ा गया था। चौथा आम चुनाव 1967 में 27 फरवरी से 21 फरवरी के बीच हुआ था। इस प्रकार यह चुनाव सिर्फ 1 हफ्ते में ही पूरा हो गया था। 1963 में परिसीमन के कारण 1967 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 520 हो गई थी। इस चुनाव में 2369 उम्मीदवारों ने अपने भाग्य को जमाया था। इस चुनाव में 25 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से सिर्फ 61.3% मतदाताओं ने ही अपने वोट का प्रयोग किया था। इस चुनाव में कांग्रेस को 40.878% वोट शेयर के साथ 283 सीटों पर जीत मिली थी। यह कुल वोटों का 54% था। पूरे विपक्ष को 237 सीटें मिली थी। जहां कांग्रेस को 283 सीटें मिली थी, वहीं विपक्ष को 237 सीटें मिली थी। तो चौथे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अलावा विपक्षी दल भी एक मजबूत स्थिति में उभरकर सामने आया था। इस चुनाव में 42 सीटों पर आजाद उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की थी।
तीसरे आम चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को इस चुनाव में 78 सीटें कम मिली थी। इस चुनाव की खास बात यह रही कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़कर सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी थी। उसे 8.67% वोट मिले थे और लोकसभा की 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। तीसरे नंबर पर भारतीय जनसंघ रहा था, जिसके खाते में 35 सीटें गई थी। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 23 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि उसके विघटन के बाद बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बंट गई थी। पहली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई-एम। पहले 3 चुनाव में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रहती चली आ रही थी, चौथे आम चुनाव में वही पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई थी। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 109 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, लेकिन वह सिर्फ 23 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। भारतीय जनसंघ ने 279 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वह सिर्फ 35 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। डीएमके ने भी इस चुनाव में 25 सीटों पर जीत का परचम लहराकर शानदार प्रदर्शन किया था। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 3 मार्च 1967 को इंदिरा गांधी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। असल में इस चुनाव से भारतीय राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने अनुभव किया कि जनता पर उसकी पकड़ ढीली हो रही है। कांग्रेस को लोकसभा की 520 सीटों में से 283 सीटें ही मिल पाई थी। हालांकि उसे सरकार बनाने का बहुमत मिल गया था, लेकिन उसको मिले वोटों का प्रतिशत घट गया था। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए थे, जैसे के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, के.बी. सहाय आदि। इन नेताओं के चुनाव हारने से कांग्रेस की छवि को गहरा धक्का लगा था। चौथे आम चुनाव में राज्य स्तर पर भी कांग्रेस को भारी धक्का लगा था। कांग्रेस 9 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना सकी थी, और ये 9 राज्य थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। मद्रास में, जिसे आजकल तमिलनाडु कहा जाता है, डीएमके ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। कांग्रेस के लिए यह इतना बड़ा झटका था कि इसके बाद पार्टी आज तक वहां सत्ता में वापस नहीं आ पाई। वहां विधानसभा की 234 सीटों में से डीएमके ने 138 सीट जीतकर कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया था। वहां कांग्रेस का इतना जोरदार विरोध हुआ था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज भी चुनाव हार गए थे। इसी तरह कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में भी तगड़ा झटका लगा था। वहां लेफ्ट पार्टी ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया था और राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। तमिलनाडु की तरह पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस आज तक सत्ता में वापस नहीं आ पाई। वास्तव में डीएमके एक क्षेत्रीय दल था। यह पार्टी हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी कि जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। बाकी 8 राज्यों में भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने आपस में मिलकर गैर कांग्रेसी सरकारें बनाई थी। उत्तर प्रदेश का मामला काफी दिलचस्प रहा था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1 महीने के अंदर ही किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से विद्रोह कर दिया। उनके साथ कुछ कांग्रेस विधायक भी जुड़ गए और उन्होंने एक नई पार्टी भारतीय क्रांति दल की स्थापना की। इस पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में किसान थे। इस 2 फाड़ के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और चौधरी चरण सिंह ने कुछ अन्य पार्टियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। उस समय यह कहा जाने लगा था कि यदि दिल्ली से कोई व्यक्ति हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठे तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी।
राज्यों में कांग्रेस की इस दुर्गति ने लोगों को अचंभे में डाल दिया था, क्योंकि भारत के लोगों को केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस की सरकार देखने की आदत हो गई थी। इसलिए आम आदमी यह सोचता ही नहीं था कि कभी कांग्रेस को भी सत्ता से अलग किया जा सकता है। इसलिए 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संख्या दी जाती है। इस प्रकार 1967 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में कई मायनों में खास था। पहला, इस चुनाव में अल्पसंख्यकों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था, जो पार्टी के कमजोर होने का एक बड़ा कारण बना। दूसरा, इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों का दबदबा शुरू हुआ। और तीसरा यह है कि इस चुनाव में विपक्ष भी मजबूत बनकर उभरा। पूरे विपक्ष ने 237 सीटें जीती थी। 1967 के चुनाव से भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का भी जन्म हुआ। जब 8 राज्यों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन सरकारें बनाई। 1967 के चुनाव से ही भारतीय राजनीति में दल बदल का भी जन्म हुआ। जब 8 राज्यों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो राजनीतिक दलों ने दूसरे दलों के विधायकों को अपने में मिलाने के लिए दल बदल करना शुरू कर दिया। इसी चुनाव से भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का जन्म हुआ। आया राम गया राम का वाक्य हरियाणा की देन है। यह हरियाणा के तत्कालीन विधायक गयालाल की देन है, जो 1967 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक ही दिन में 3 बार दल बदल कर लिया था। इसके बाद से दल बदलने के लिए आया राम गया राम के वाक्य का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर चुनाव जो हुआ है भारत में वो खास रहा है, उसकी खास खास बातें रही हैं। आगे भी हम आपके सामने अगली वीडियो में 5वां और 6वां आम चुनाव लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।